मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 27 तारीख बर्मा महीना 2019 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 9 से 10 शिफ्ट वाला। इस वीडियो हम 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे और मेरा कोशिश ये भी रहेगा कि जो क्वेश्चन MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का है उसे आपको प्रैक्टिकली MS वर्ड या फिर एक्सेल या फिर पावर पॉइंट पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएं, वो फंक्शन कहाँ पे होता है या फिर वो फार्मूला कैसे लगता है, शॉर्टकट कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि MS वर्ड 2016 में रैप टेक्स्ट फंक्शन कौन से मेन्यू में होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं MS वर्ड में और उस पर ऊपर से रैप टेक्स्ट की, तो वो होता है होम मेन्यू में। रैप टेक्स्ट कहाँ किससे जाता है, तो जैसे आप समझिए कि यहाँ से आप लिखना स्टार्ट किए और यहाँ पे जाकर वो वर्ड खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे खत्म हो रहा है तो उसके बाद नीचे खुद से आ जा रहा है, तो उसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि रैप टेक्स्ट, यानी कि खुद से वो जो लाइन चेंज करे उसी को रैप टेक्स्ट कहा जाता है और वो होम मेन्यू के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यह है कि MS वर्ड में स्प्लिट विंडो देखने के लिए कौन से शॉर्टकट की का अप्लाई किया जाएगा। तो स्प्लिट विंडो करने के लिए MS वर्ड में आपको Ctrl+Alt+S का प्रयोग करना होगा। आपको इसे हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं MS वर्ड में। जैसे MS वर्ड ओपन कर लीजिएगा और आपको पहले बता देते हैं कि स्प्लिट विंडो होता है किस मेन्यू में। तो जैसे अगर आप होम से स्टार्ट कीजिएगा तो सबसे लास्ट वाला जो होता है व्यू मेन्यू, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि स्प्लिट का ऑप्शन दिया हुआ है। जब इस पर कर्सर ले जाते हैं तो स्प्लिट विंडो नाम का ऑप्शन आता है। इसी चीज़ को करने के लिए इस पे जैसे अप्लाई करते हैं तो जो फंक्शन इस तरह से देख सकते हैं कि माउस के कर्सर पे आ रहा है, उसी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हमें शॉर्टकट की इस्तेमाल करना होगा Ctrl+Alt, उसके बाद S प्रेस करेंगे। तो जब Ctrl+Alt+S प्रेस किए तो देखिएगा कि फिर से स्क्रीन पे आ गया और जिस भी जगह पे क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा कि विंडो को 2 भाग में बांट देगा। और उसे फिर से ठीक करने के लिए हमें व्यू पे क्लिक करना होगा और व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिमूव स्प्लिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा या फिर वही शॉर्टकट की फिर से अप्लाई करना होगा, तब वो फिर क्या होगा, हट जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। एक समीक्षा ने ट्रैक चेंज मोड में MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट यानी कि जो दस्तावेज है डॉक्यूमेंट में बदलाव किए हैं। इस सुविधा को सक्रिय यानी कि एक्टिव करने के लिए उनमें से किस मेन्यू का प्रयोग किया जाएगा। तो ये जो ट्रैक चेंज नाम का जो ऑप्शन होता है वो रिव्यू मेन्यू में रहता है। तो आप जैसे अगर आप MS वर्ड यूज़ कर रहे होंगे तो रिव्यू पे क्लिक कीजिएगा। तो रिव्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि जहाँ पर माउस का कर्सर है तो यहाँ पर से आप ट्रैक चेंज का ऑप्शन को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+Shift+E होता है। जैसे Ctrl+E से क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है ना, तो Ctrl+Shift+E अगर कीजिएगा तो उससे क्या होगा, ट्रैक चेंजर होता है। आप इसे देख सकते हैं कि जहाँ पे कर्सर हम ले जाते हैं, यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक किया और कर्सर ले गए तो जो नाम लिखा इसी के जस्ट बगल में Ctrl+Shift+E उसका शॉर्टकट की भी लिख देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की MS वर्ड 2016 में होम मेन्यू में इंक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट फंक्शन का सेलेक्ट किस ग्रुप में किया जाता है। तो पैराग्राफ ग्रुप में होता है। जैसे अगर आप MS वर्ड 2016 या फिर किसी भी तरह का वर्जन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उस वर्जन में अगर आपको इंक्रीज इंडेंट या फिर डिक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल करना होगा तो आपको होम पे क्लिक करना होगा। और होम के अंदर यहाँ पर से देख सकते हैं, जैसे ये होम क्या है, एक मेन्यू है और होम मेन्यू पे जब आप क्लिक करते हो तो जितने भी फंक्शन दिखता है इसको रिबन कहा जाता है और इस रिबन को एक ग्रुप में बांट दिया जाता है। जैसे एक क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया, फॉन्ट ग्रुप हो गया, पैराग्राफ ग्रुप हो गया। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत यहाँ पर से देखिएगा कि यहाँ पर से डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट या फिर और भी कई तरह की चीज़ें जो होती है कि इसके अंदर फिल किया हो रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के तात्पर्य है कि MS वर्ड में 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत में इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का जो फंक्शन होता है वो किस ग्रुप में रहता है, तो पैराग्राफ ग्रुप में रहता है। अगर हम क्वेश्चन करें कि फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना, फ़ॉन्ट साइज घटाना किस ग्रुप में रहता है, तो कमेंट करके जरूर बताइए जो लोग जानते होंगे। और जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको बता ही देते हैं कि क्या होता है कि वो फ़ॉन्ट ग्रुप जो होता है यहाँ पर से, कि ये जो फ़ॉन्ट ग्रुप आप देख रहे थे इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर से किसी भी फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि MS एक्सेल 2016 में फार्मूला मेन्यू के निम्नलिखित में से कौन सा एक मैथ एंड ट्रिगोमेट्री फंक्शन है। तो ट्रिगोमेट्री और मैथ का फंक्शन के तात्पर्य आपको बताते हैं। ये जो ABS नाम का जो फार्मूला है वो आपका मैथ एंड ट्रिगो पर आता है। CHAR नाम देखिए,
XOR नाम का कोई फार्मूला नहीं होता है, CHAR नाम का होता है फार्मूला, एड्रेस नाम का भी कोई फार्मूला नहीं होता है। तो CHAR नाम का होता क्या है, CHR का मतलब हो गया कैरेक्टर, ठीक है, इसका पूरा मतलब क्या होता है, कैरेक्टर होता है। तो ये क्या होता है, किसी टेक्स्ट को किसी नंबर पे या नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन यह है कि MS एक्सेल में देखिए आप अभी बता रहे थे कि यहाँ पर से CHAR का मतलब कैरेक्टर पूरा नाम होता है, तो उस चीज़ को फिर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि MS एक्सेल 2016 में फंक्शन में अगर हम लोग CHAR का श्रेणी अगर हम लोग ढूंढे तो किस मतलब श्रेणी में आता है, कौन से कैटेगरी में आता है, तो वो टेक्स्ट के कैटेगरी में आता है। जैसे आपको एक्सेल में ये चीज़ को अप्लाई करके आपको हम दिखाते हैं कि ये कैसे फार्मूला काम करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे, जैसे सपोज कीजिए एक वैल्यू लिख दिए, वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पर हम यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं इक्वल टू CHAR। जब CHAR लिखते हैं तो ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर से बोलता है नंबर को सेलेक्ट कीजिए, नंबर हम यहाँ पे लिखे हुए तो उस पर सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर से दिखा रहा है आई, ये एक्चुअली करता क्या है, यूनिक कोड होता है जो आप यहाँ पर से जान सकते हैं। इंसर्ट पे जाइएगा ना, यहाँ पर से मतलब सिंबल पे क्लिक कीजिएगा, सिंबल पे क्लिक करने के बाद जितने भी सिंबल आपको दिखता है उसका एक यूनिक कोड होता है, और उसी कोड को कन्वर्ट करने का काम जो होता है वो 4 फार्मूला करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यूनिक कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक तरह से कहिए कि जो हम लोग कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करते हैं तो वो एक नंबर फॉर्मेट में होता है, और नंबर फॉर्मेट के बाद उसे क्या करता है कि आप जैसा इनपुट किए उसी तरह का वो फिर दिखाने की कोशिश करता है और दिखाता भी है। तो उसी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। एक समझ लीजिए कि CHAR जो है वो उसका पूरा नाम कैरेक्टर होता है, और दूसरी बात ये टेक्स्ट की कैटेगरी में आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि मंजू एक व्यक्ति हैं जिनका नाम मंजू है कि MS पावर पॉइंट 2016 में एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रही है। किस मेन्यू से वह स्लाइड का आकार बदल सकती है। यानी कि एक स्टूडेंट है या फिर एक व्यक्ति आप मान लीजिए, कोई भी है, आप ABCD, वो पावर पॉइंट में स्लाइड प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन तैयार करने के दौरान अगर उस प्रेजेंटेशन में साइज में हमें कुछ चेंजिंग लाना है, इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो उसके लिए हमें डिजाइन ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे MS पावर पॉइंट का फाइल ओपन किया हुआ है और इसमें हम कुछ लिख देते हैं। यहाँ पर से जैसे लिख दिए वरण्यम एजुकेशन, यहाँ पर से टाइप कर दिए, और यहाँ पर से लिख देते हैं पटना और बगल में बिहार, तो ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें आकार में कैसे बदलेंगे ये चीज़ को आप देखिएगा। पहले नंबर तो अगर हम प्रेजेंटेशन करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे नहीं आएगा, मतलब स्क्रीन में थोड़ा सा कम आएगा। तो इसे फुल स्क्रीन करने के लिए यहाँ पर से डिज़ाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर से देख सकते हैं कि पेज सेटअप का ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर से ऑन स्क्रीन जो है यहाँ पर से 4:3 दिखा रहा है, तो इसे हमको 69 करना होगा, और ओके जब प्रेस करके करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में शो करेगा। एक तो बदलाव ये आता है। अगर उसके बाद दूसरा है कि अगर आपको प्रिंट करना, इस चीज़ को आप गौर से देखिए, क्योंकि MS वर्ड या एक्सेल में जब भी आपको कहते हैं कि कोई भी चीज़ को प्रिंट करना है तो A4 साइज दीजिए या फिर और भी चीज़ दीजिए, तो आप नॉर्मली पेज लेआउट पे क्लिक करके या फिर डिज़ाइन ऑप्शन पे क्लिक करके कर लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। तो आपको पेज सेटअप में जाना होगा, और यहाँ पर से देख सकते हैं कि स्लाइड का नाम दिया हुआ रहेगा, पेज का नाम यहाँ पर नहीं होता, जिक्र किया हुआ रहता है। तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसमें देखिएगा कि यहाँ पे A4 का जिक्र भी किया हुआ है, तो इस पर क्लिक करके ओके कीजिएगा, तब ये क्या होगा कि A4 साइज में प्रिंट होगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यह है कि MS एक्सेल 2016 में एक सेल A1 से लेकर A4 तक में 4 अलग अलग मतलब रो है, और उसमें कुछ डाटा लिखा हुआ है। यदि उन सेल को हम मर्ज कर दें, मर्ज समझते हैं ना, यानी कि मिला दें सबको, A1 से लेकर A4 तक को सबको मिला दें, और सब में कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो जब हम मिलाएंगे तो वो क्या होगा, तो उसमें यह होगा कि जो A1 में जो भी कंटेंट्स लिखा हुआ रहेगा ना, सिर्फ वही शो करेगा, बाकी जो कंटेंट्स था वो डिलीट हो जाएगा। वो कैसे होगा इस चीज़ को आप प्रैक्टिकली देखिए। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि एक्सेल ओपन हो गया है, और हम जैसे 4 रो में हमें इसमें कुछ लिखना होगा, और लिखने के बाद हमें करना क्या है कि इस सारे सेल देखिए, आप जैसे देख लीजिए कि A1 रो है, यानी कि रो का नाम है, पहले तो A है इधर से और इधर से 1 है, तो इसका नाम हो गया A1। और जब हम इस सारे सेल को सेलेक्ट करते हैं, और जब हम यहाँ पर से होम में यहाँ पर से देख सकते हैं कि मर्ज का ऑप्शन दिया हो, तो मर्ज के ऑप्शन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद फिर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और आपको ओके प्रेस करना होगा। तो जब आप ओके बटन प्रेस करेंगे तो इसमें जो A1 में जो डाटा लिखा हुआ था सिर्फ वही है, बाकी सब क्या होता है, इरेज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 नंबर होगा आंसर, कि अगर आप A1 से लेकर A4 तक में कुछ अलग अलग डाटा लिखे हुए हैं, और उस डाटा को अगर आप मर्ज करते हैं, तो जो पहला में कंटेंट्स जो भी होगा, पहला रो में जो भी कंटेंट्स होगा, सिर्फ
उसी वही रहेगा, बाकी सब क्या होगा, इरेज हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि एक यूजर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में वर्ड फाइल के किसी प्रविष्ट कमेंट पे यानी किसी भी पेज में कमेंट पर जाना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू का उपयोग करना पड़ेगा। तो रिव्यू मेन्यू का उपयोग करके किसी भी वर्ड पे, किसी भी टेक्स्ट पे या किसी भी मेन्यू पे या फिर किसी भी चीज़ें पर वो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट जस्ट लाइक जैसे आप अभी आपको बोले कि यूट्यूब के चैनल पे वीडियो पे कमेंट करते हैं, उसी तरह से वहाँ पर से MS वर्ड में किसी वर्ड पे सेलेक्ट करके कमेंट किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित डिवाइसों में से कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस है। तो इसमें जो हब देख रहे हैं, हब है नेटवर्किंग डिवाइस, बाकी स्कैनर तो इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर क्या है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस। तो इसमें जो हब है, हब नाम का जो चीज़ देख रहे हैं वो क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है, जो जिससे कि इंटरनेट कनेक्शन को अटैच किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि कंप्यूटर नेटवर्क में गॉफर क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में गॉफर जो होता है एक यह इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जो कि प्रोटोकॉल का मतलब एक रूल, जो एक जगह से इंटरनेट को लाकर दूसरे जगह उसे पहुंचाने का काम होता है, दैट्स कॉल्ड प्रोटोकॉल, उसी को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि MS ऑफिस 2016 में मेल मर्ज विजार्ड में चौथा स्टेप क्या होता है। तो चौथा स्टेप जो होता है उसे लेटर लिखने का स्टेप देता है, और इसे कैसे कहाँ से अप्लाई किया जाएगा इस चीज़ को भी हम आप कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली दिखा दें, क्योंकि जब आप मेलिंग पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे जाइएगा, यहाँ पर से देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन है। जब पहला स्टेप में अगर हम लोग बात करें तो पहला स्टेप में यहाँ पर से पहले आपको बताते हैं कि टोटल 6 स्टेप होता है। तो पहला स्टेप में तो ये होता है कि आपको किस तरह का चीज़ें बनाना है, लेटर बनाना है तो इस पर क्लिक कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए। फिर दूसरा स्टेप में आता है कि इसी डॉक्यूमेंट पे काम करना है कि अगला डॉक्यूमेंट पे काम करना है, इसी को मेन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट करते हैं। फिर थर्ड स्टेप में आता है कि पहले से आपके पास डाटा बना हुआ है या फिर आपको बनाना है। तो मेरे पास पहले से बना हुआ नहीं है तो टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे और हमको ऐसा ही कुछ किसी में लिख देते हैं ताकि उतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ना हो। ओके करेंगे, ओके करने के बाद इसे सेव करना होगा, इसे भी हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद फिर से ओके करना होगा, और उसके बाद फिर जो थर्ड स्टेप तो हो गया, चौथा स्टेप में आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि लेटर को लिखने का जिक्र किया गया है कि अपना लेटर को लिखिए। आप जैसे माउस का कर्सर को देख सकते हैं, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो 2 नंबर होगा कि जब मेल मर्ज में हम लोग मेलिंग बनाते हैं या फिर लेटर बनाते हैं या फिर और भी कई सारी चीज़ें बनाते हैं, और उसे बनाने के बाद अगर हम एक स्टेप की बात करें तो चौथा स्टेप में जो आता है अपना लेटर को लिखने के जिक्र किया हुआ रहता है उसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि MS एक्सेल में इक्वल टू का प्रयोग क्या होता है। तो इक्वल टू का प्रयोग यानी कि इक्वल टू बटन जो होता है उसका उपयोग जो होता है कोई भी तरह का फार्मूला को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। अगर हम किसी भी तरह का फार्मूला एक्सेल में लगाएं और हम चाहते हैं कि वो फार्मूला काम करे, तो सबसे पहले तो ये जरूरी होगा कि इक्वल टू प्रेस करना होगा। इक्वल प्रेस करने के बाद ही हम लोग कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको हम एक सम का फार्मूला लगा के दिखाते हैं, जैसे ये 2 अलग अलग या फिर कुछ अगर नंबर हम लिख दिए ऐसे जोड़ना है, तो सबसे पहले तो इक्वल देना होगा, उसके बाद SUM लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और फिर जो भी सेल है उसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी वैल्यू है, जो भी डाटा है उसको जोड़ देगा। अच्छा, आप लोग से एक रिक्वेस्ट यह है कि जो लोग चाहते हैं कि MS एक्सेल में जितना भी बेल्ट्रॉन क्वेश्चन पूछा है ये चीज़ का फार्मूला पे आधारित, तो अगर फार्मूला पे आधारित आप लोग चाहते हैं कि वो एक वीडियो बने तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि हाँ एक MS एक्सेल का जितना भी फार्मूला पूछा है, क्योंकि देखिए अदर क्वेश्चन जो है आप याद कर सकते हैं और एक फार्मूला वाला जो क्वेश्चन उसे आप याद नहीं कर सकते, उसे आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि हाँ सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें कि बेल्ट्रॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन पूछा है उनमें से आप सिर्फ जो फार्मूला वाला क्वेश्चन होता है उसे आपको प्रैक्टिकली करके हमें दिखा दीजिए, तो वो उस पर हम बना देंगे एक वीडियो, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। फिर क्वेश्चन नंबर है 14 कि निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड 2016 के स्टार्ट मेल मर्ज के तहत एक वैध विकल्प नहीं है। तो देखिए मेल मर्ज की अगर हम लोग बात करें तो उसमें लेबल होता है, डायरेक्टरी होता है, इन्वेलप होता है, लेकिन यहाँ पे यूज एंड ये जो आप देख रहे हैं 2 नंबर में, इस नाम का कोई नहीं होता। इसे आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, मतलब ऐसे कुछ हिडन बात नहीं है कि हाँ नहीं होता होगा। तो यहाँ पर से जब स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से देख सकते हैं लेटर है, ई मैसेज है, यानी कि आप मेल से मैसेज कर सकते हैं,
उसके बाद फिर यहाँ पे इन्वेलप है, लेबल है, डायरेक्टरी है, लेकिन उसमें जो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट नाम का कोई भी चीज़ उसमें नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि यह माइक्रोसॉफ्ट विंडो टास्क बार का एक सेक्शन है जो किसी प्रयोक्ता को उसके प्रोग्राम को लॉन्च करने में क्षमता रखता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं क्विक लॉन्च कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? क्विक लॉन्च टूल बार, उसे उसका नाम दिया जाता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि MS एक्सेल 2016 में एक प्रयोक्ता यानी कि एक जो व्यक्ति है एक रिपोर्ट बनाता है। वह रिपोर्ट में कुछ फॉर्मेट का प्रयोग करता है, लेकिन अब वह फॉर्मेट में कुछ जो ऑप्शन है, जो कमेंट्स है, उसमें बदलाव करना चाहते हैं। तो अगर बदलाव के लिए संपूर्ण डाटा को हटाना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए उनको कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करना होगा? तो देखिए आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन सीधा ये कहना चाह रहा है कि अगर हम MS एक्सेल में कोई भी चीज़ एंट्री किए, कुछ रिपोर्ट बनाए, कुछ फॉर्मेटिंग किए और उस फॉर्मेटिंग उस डिटेल्स को हमें हटाना है यानी कि डिलीट करना है, तो उनके लिए क्या स्टेप को फॉलो किया जाएगा? तो स्टेप को फॉलो करने के लिए हमें क्या होगा कि एक रूल को अप्लाई करना होगा। ऐसे तो डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, उसे डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टेप को फॉलो करने की बात आ रहा है, तो हमें करना होगा होम पे क्लिक करने के बाद एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे और उसमें आपको क्लियर करके दिखाते हैं कि प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। सपोज कीजिए कि ये डाटा लिखा हुआ है और इसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जैसे कलर बढ़ा दिए, बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, फ़ॉन्ट चेंज कर दिए, वगैरह वगैरह काम हम यहाँ से कर दिए। अब इसमें जो भी चीज़ें अप्लाई की हम चाहते हैं ये सब खत्म हो जाए, तो सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद होम पे तो क्लिक किया हुआ है ही, यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं कि एडिटिंग का ग्रुप दिया हुआ है। इस ग्रुप में यहाँ पर फिल का ऑप्शन है, फिल को ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे क्लियर को ऑप्शन पे जाएंगे और क्लियर कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे और उससे क्या होगा कि जो भी कंटेंट्स इसमें लिखा हुआ था वो सारा कंटेंट्स क्या होगा? खत्म हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से होम मेन्यू में नंबर ग्रुप के अंदर में कौन सी विशेषता यानी कि कौन से फंक्शन नहीं होता है? तो इसमें जो आप फॉर्मेट एज टेबल नाम का जो फंक्शन देख रहे हैं ये नंबर ग्रुप में नहीं होता। कैसे नहीं? बाकी अकाउंटिंग नंबर होता है, परसेंटेज स्टाइल होता है, इंक्रीज डिसिमल पॉइंट होता है और डिक्रीज डिसिमल भी होता है, लेकिन ये जो फॉर्मेट है देख रहे हैं वो नाम का नहीं होता है। तो जैसे अगर आप होम पे क्लिक किए हुए हैं तो यहाँ पे से देख सकते हैं कि नंबर ग्रुप है और इसमें यहाँ पे अगर क्लिक कीजिए तो पूरा एक लिस्ट ओपन हो जाएगा और इसमें जो चीज़ रहेगा, तो उसमें जो आप देख रहे थे कि फॉर्मेट एज टेबल जो होता है वो स्टाइल ग्रुप में यहाँ पे होता है, नंबर ग्रुप में नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, जैसे अगर जो लोग प्रैक्टिकली किए होंगे उन लोग सब जानते होंगे कि यहाँ पर से परसेंटेज होता है, कॉमा होता है, इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल होता है, बट क्वेश्चन के तात्पर्य जब क्वेश्चन लिखाता है तो उस समय क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि IPv4 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये 32 बिट पे आधारित होता है। 32 बिट यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आता है ना, 64 बिट 32 बिट, तो ये 32 बिट पे आधारित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि वेब ब्राउज़र का कार्य क्या होता है, यानी कि वेब ब्राउज़र क्या काम रहता है? वेब ब्राउज़र जो होता है ये एक वेब पेजों को देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे अगर आप गूगल का इस्तेमाल करते, क्यों करते हैं? तो वेबसाइट को चलाने के लिए, उसको ओपन करने के लिए उस सॉफ्टवेयर को मतलब यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ वेबसाइट को यूज़ करने के लिए। इसका आंसर A नंबर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक बैंक प्रबंधक जो कि निर्दिष्ट महीने में से, यानी कि जो भी डाटा है वो एक बैंक प्रबंधक ने लिखे हैं, तो जो भी खाता खुले हैं उनकी संख्या के लिए MS एक्सेल में एक सीट बना रहे हैं। इस सीट में 35 रो और 8 कॉलम में पूरा डाटा को फिल करने के बाद उसे पता चलता है, जब 35 रो और 8 कॉलम में जो भी डाटा होता है इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद पता चलता है कि चौथा कॉलम में जिसमें खाता धारक के पिता का नाम लिखा हुआ है उसे बैकग्राउंड कलर को, जो बैकग्राउंड कलर, अगर कोई भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए आप, उनके जैसे
फादर्स का जो नाम था उनके बैकग्राउंड कलर में से उनको हाईलाइट करना चाहिए था। तो ऐसे करने के लिए उनको कौन से विकल्प को सेलेक्ट करना होगा, तो होम में जो फॉन्ट ग्रुप में जाना होगा और फिल कलर नाम को ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यानी कि अगर बहुत बड़े डाटा है और उस डाटा में अगर किसी व्यक्ति का नाम में फिल कलर छूट गया, यानी कि उसका बैकग्राउंड कलर छूट गया है, तो बैकग्राउंड कलर करने के लिए उनको कौन सा मेन्यू का स्टेप उठाना पड़ेगा। तो जैसे सपोज कीजिए कि इसमें कुछ लिखा हुआ है और लिखने के बाद हमें इसे बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, तो इसमें होम पे क्लिक किए। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से दो प्रकार के कलर होता है। एक होता है फॉन्ट कलर। फॉन्ट का कलर का मतलब हो गया कि जो टेक्स्ट लिखे हैं, जो भी चीज़ें आप लिखे हैं उसका कलर बदलेंगे। और इसके जस्ट बगल में होता है फिल कलर। फिल कलर से आप किसी भी तरह का उसके बैकग्राउंड को कलर इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ज़रूरत के अनुसार उसको आप चेंजिंग कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि MS ऑफिस 2016 में किस विकल्प के द्वारा हम 3D मॉडल इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसे जब भी आपको 3D मॉडल्स वगैरह आपको इंसर्ट करना होगा MS एक्सेल में या फिर MS वर्ड में भी, तो इंसर्ट मेन्यू में इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है, उस पर क्लिक करके आप बहुत सारे कर सकते हैं। जैसे अगर एक्सेल में है तो यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि पहला ग्रुप तो टेबल है, दूसरा इलस्ट्रेशन ग्रुप यहाँ पर सब देख सकते हैं लिखा हुआ है। और इसमें कोई तरह की पिक्चर लाइएगा, कोई भी तरह के चार्ट वगैरह बनाइएगा, सॉरी ग्राफ वगैरह यहाँ पर से क्रिएट करके आप उसे 3D रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक प्रयोक्ता अपने, यानी कि एक यूजर है जो अपने विंडोज 7 यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो 10, विंडो XP इस तरह से यूज़ करते हैं, उसी तरह से विंडोज 7 भी है। तो विंडोज 7 पर चलने वाले कंप्यूटर एक नया हार्डवेयर इंस्टॉल करता है। यानी कि अगर हम विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं और उस दौरान हम एक नया हार्डवेयर को क्या किए, यूज़ मतलब इंस्टॉल करते हैं, लेकिन हार्डवेयर ठीक तरह से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। कॉन्फ़िगर का मतलब ये हो गया कि वो सही तरीके से उससे अटैच नहीं हुआ है, विंडोज 7 के साथ से नहीं हुआ, तो उसे निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह मतलब जांच सके, यानी कि चेक कर सकें कि वो हार्डवेयर क्यों नहीं, या फिर जो ड्राइवर वो क्यों नहीं ठीक तरह से इंस्टॉल हुआ है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, तो हमें जाना होगा कंट्रोल पैनल पे, या कंट्रोल पैनल में डिवाइस एंड मैनेजमेंट पे क्लिक करना होगा। इस चीज़ को भी आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं। जैसे उसके लिए सबसे पहले नंबर तो आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल लिखना होगा। तो कंट्रोल पैनल लिखे और इंटर बटन प्रेस किए तो इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे मेन्यू ओपन हो गया। तो यहाँ पर से देखिएगा कि डिवाइस मैनेजमेंट मैनेजर नाम का ऑप्शन होगा। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसके जितने भी, इस कंप्यूटर में जितने भी डिवाइस अभी रन कर रहा है एट ए टाइम, वो सारे डिवाइस के नाम एक लिस्ट के द्वारा वो दिखा देगा और आप अपने अनुसार से फिर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो अभी फिलहाल कर रहा है, लेकिन आपको एक ऑप्शन में बता दिए कि उस जगह पे होता है कंट्रोल पैनल के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, MS पावर पॉइंट में Ctrl+M शॉर्टकट की का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है। तो MS पावर पॉइंट की अगर बात करें तो Ctrl+M जो होता है एक नया स्लाइड क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक स्लाइड है, यहाँ पे एक ही स्लाइड बना हुआ है, इस कंट्रोल के साथ अगर M बटन प्रेस किए तो एक स्लाइड नीचे और क्या हुआ, क्रिएट हो गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि पूरे MS वर्ड डॉक्यूमेंट को चुनने के लिए, यानी सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की अप्लाई किया जाएगा। तो Ctrl+A जो होता है वो शॉर्टकट की पूरे डॉक्यूमेंट या पूरे कंटेंट्स को, पूरे डाटा को सेलेक्ट करने का यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सी आकृति शेप फंक्शन का फंक्शन का हिस्सा होता है। तो इसके लिए हम लोग ब्लॉक एरो का इस्तेमाल करेंगे। ब्लॉक एरो का इस्तेमाल करके हम लोग आकृति शेप का फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि विंडो XP आइकन क्या होता है। तो जब अगर हम लोग विंडो XP यूज़ कर रहे हैं या विंडो 7 इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जो आइकन्स होता है वो क्या होता है, तो वो दर्शाता है कि फाइल, फोल्डर या फिर प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चन भी आता है ना कि जब डेस्कटॉप पे या फिर और भी जगह पे छोटे छोटे फाइल और फोल्डर को क्या कहा जाता है, तो आइकन्स कहा जाता है। तो आइकन्स ये दर्शाता है कि वो प्रोग्राम है, फाइल है या फोल्डर है, वो सारे चीज़ दर्शाने के लिए आइकन्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है कि MS ऑफिस 2016 में मेल मर्ज फीचर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अगर आपको पहले बताते हैं कि मेल मर्ज क्या होता है, तो एक साथ बहुत सारे लोगों के पास एक मैसेज, एक लेटर या फिर कुछ भी आप भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 4 नंबर इसका आंसर है। 4 नंबर आंसर में यह लिख रहा है कि यह
MS ऑफिस का एक ऐसा फीचर्स है जो यूजर्स को एक ही लेटर या डॉक्यूमेंट को अनेक प्राप्तकर्ताओं यानी अनेक लोगों के पास भेजने की इस्तेमाल किया जाता है। तो मेल मर्ज एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ होता है। जब भी आपको एक ऑफिशियली किसी को लेटर भेजना हो, बहुत सारे लोगों को भेजना हो, तब ये एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है कि MS पावर पॉइंट में पूर्व निर्धारित समय के बाद एनिमेशन शुरू करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले नंबर तो आपको एनिमेशन पे क्लिक करना होगा। एनिमेशन नाम का मेन्यू होता है, उसमें टाइमिंग होता है, उसके बाद फिर डिले फंक्शन पे क्लिक करके आप ये सारे फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। आपको हम इसमें सारे चीज़ों को दिखाते हैं कि कहाँ पे होता है। जैसे आप एनिमेशन पे गए, उसके बाद फिर यहाँ पर से टाइमिंग वाला जो ऑप्शन होता है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जैसे अगर आप इसमें एनिमेशन जब लगाइएगा तो यहाँ पर से तो एनिमेशन का ग्रुप है ही, और यहाँ पर से देखिएगा कि टाइमिंग है और इसमें यहाँ पे डिले है कि कितने सेकंड। जैसे उसका मतलब ये हो गया ना कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो ये स्लाइड है ये 10 सेकंड में सारे चीज़ प्रोसेस कर जाए, तो आपको यहाँ पर से डिले में जाके आपको 10 सेकंड या 2 मिनट या फिर 2 सेकंड जो भी चीज़ लगाना चाहते हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद उसी तरह से एनिमेशन आते जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि हम आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर पढ़ा रहे हैं अभी 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर के बाद चाहते हैं कि वो 28 आए, तो अभी क्या होता है कि माउस से हम स्क्रॉल कर देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा फीचर्स आता कि जिसमें 4 सेकंड में ये स्क्रीन पे रहता, उसके बाद फिर अपने आप आ जाता, तो वो इस तरह से करने के लिए हमें क्या करना होता है कि एनिमेशन पे जाना होता है, टाइमिंग, उसके बाद फिर डिले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि MS पावर पॉइंट 2016 में यदि कोई प्रयोक्ता किसी और प्रेजेंटेशन से कुछ स्लाइड इंसर्ट करना चाहता है तो ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का प्रयोग करना होगा। तो उनके लिए सबसे पहले नंबर होम पे क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड पे जाएंगे और राउस आप फिर यहाँ पे क्लिक करके वो अलग जगह से स्लाइड को क्रिएट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको एक्सेल के जितने भी फार्मूला है और जो बेल्ट्रॉन पूछा हुआ फार्मूला है उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना पड़ेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।